नई बातें तो लगता है आपके आगे से कुछ संसद हो जाएगा जी का तथा अभियंता प्रमुख मुख्यालय श्री मिथिलेश कुमार दिनकर जी का मैं अपर मुख्य सचिव से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी नमस्कार। जल संसाधन विभाग की योजनाएं और उपलब्धियों के संबंध में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और सर से अनुरोध करता हूं कि प्रेस को संबोधन करें। फोल्डर बता जाने दीजिए, फोल्डर मिल लेने सर्वे फिगर अपडेट करने में थोड़ी देर हो गई। आ गया कि नहीं वही दो तीन आदमी मिलकर बात मैंने एक मोर्चे की उपलब्धि होती है और दूसरा होता है कि सब लोग जानते हैं कि हमारी नहरें या केनाल जो भी होती है ये कच्ची होती है। पानी के उसमें पानी जो बहता है तो धीरे धीरे गाद जमा होता है और वो सिल्टेशन के कारण उसका जो मतलब जल ग्रहण क्षमता जो होता है, जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे घटते जाता है। उसके लिए जो इरिगेशन का इलाका है पूरा पानी नहीं जाता है तो फिर कुछ इलाके में कमी हो जाती है। तो उसके लिए जो हम लोग का ह्रास होता है, जैसे नहर में गाद जमा हो गया तो कम पानी गया, तो उसको भी पुनर्स्थापन की अलग योजना होती है। जो नहर पर हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पर नहरों का पुनर्स्थापन योजना करते हैं, लेकिन काम उसमें सीधा यही होता है कि नहर में जो गाद जमा हो गया है जिससे कम पानी का प्रवाह होता है, वो नहर को फिर से अपने पुराने सेक्शन जो कहते हैं, मतलब जितनी गहरी या जहाँ पे उसका तल बेड था उसके अपने ओरिजिनल लेवल तक हम लोग पहुंचा देते हैं। तो दोनों तरीके से किया जाता है और दोनों पर हम लोग की अलग अलग उपलब्धि होती है। कुछ हम लोग अतिरिक्त इलाके में भी पानी पहुंचा देते हैं और कुछ इलाके में जहाँ से नहरें थी, सिंचाई होता था लेकिन जल का प्रवाह कम होता है, उसको भी हम लोग फिर से पूरा प्रवाह बना रहे उसका भी इंतजाम हम लोग करते हैं। और उसी के तहत जैसे कबला में हम लोग मधुबनी में जो पहले वेयर था, मतलब एक छोटी संरचना थी, उस पर हम लोग बराज बना रहे हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण योजना है और उससे बराज बनने से वहां पर किसानों को सिंचाई के लिए समझिए काफी मतलब सुविधा होगी और लगभग 29,000 और 550 मतलब 29,000 मतलब हेक्टेयर में वहां सिंचन सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है। अब हाँ, बल्कि अनोखी योजना है ये सब। हम लोग एक तरह से समझिए नवाचार करके ये विभाग अपनी सोच के तहत ये काम कर रहा है और इसमें मुख्यमंत्री जी का निर्देश या उनकी परिकल्पना का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। और अभी जो आप सबको पता है कि हम लोगों की सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 2 के तहत उसका जो एक प्रमुख अवयव है, जो एक तरह से पूरे प्रदेश के किसानों के लिए इसका प्रावधान किया गया है,
वो है हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजना। 7 निश्चय 2 की ये एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना का नोडल डिपार्टमेंट भी सिंचाई विभाग है कि हम लोग अलग अलग जिन क्षेत्रों में या जहां पे खेती योग्य जमीन है लेकिन सिंचाई के लिए जल का इंतजाम नहीं है, वहां पर हम लोग अतिरिक्त जल वहां पर पहुंचाने का काम, चाहे कैनाल बना के हो, चाहे वेयर या चेक डैम बना के हो, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बाकी उसमें अलग अलग विभाग के भी काम बटे हुए हैं। उसमें लघु जल संसाधन विभाग भी है, दूसरे विभाग भी है, लेकिन उसमें की काम का जितना हिस्सा जल संसाधन विभाग को, वैसे हम नोडल विभाग हैं, लेकिन जितने काम का क्रियान्वयन हमारे विभाग को अपने त्याग करना था, उसमें लगभग हमारी उपलब्धि 96-97% हो चुकी है और शेष भी जो हमारा लक्ष्य है वो हम लोग पूरा कर लेंगे। बाकी कुछ विभाग की उपलब्धि कुछ कारणों से कम है, लेकिन सब मिला के हम लोग अच्छी उपलब्धि हासिल किए हैं और किसानों को जहां खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था उन इलाकों में भी हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं और आगे भी हमारी योजना है। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग का मुख्य काम किसानों को पानी पहुंचाना है और पानी पहुंचाने में 2 चीज होता है जो हम लोग सिंचाई का पानी देते हैं। एक तो होता है अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन जो करते हैं कि एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल क्या हम लोग इंक्रीज किए, कितना बढ़ाए, तो इतना तेज रहा क्योंकि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो देखिएगा तो काफी है। मैंने पूरा ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला इलाका, इस सब इलाके में अगर कहीं जोर की बारिश होती है तो उन नदियों का, नेपाल तो हम लोग के सिर पर ऊपर में है ही उत्तर, कहीं पानी जोर से होगा तो वो पानी घूम के बिहार पहुंचेगा और गंगा नदी के माध्यम से घूमते घूमते वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो अगर मध्य प्रदेश के जबलपुर अमरकंटक इलाके में ज्यादा बारिश हुई तो समझिए सोन नदी उफना जाती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक आइए, मतलब पश्चिम से उत्तर तक में, तो शुरू करिए, चाहे घाघरा से शुरू होगा, घाघरा, गंडक, जो आपका कमला है, कोसी है, महानंदा है, सब जगह बारिश कहीं होगी पानी बिहार पहुंचता है। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि हम लोग भौगोलिक रूप से कोई बहुत भाग्यशाली नहीं है। हम लोग का एकदम उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ऊंचा इलाका है और हम लोग हर नदी के निम्न भाग में है, मतलब निम्न प्रवाह वाले इलाके में है, जिसको लोअर राइपेरियन स्टेट कहते हैं ना। और हमेशा नदी प्रणाली की एक खासियत होती है कि ऊपर वाले लोग हमेशा अच्छी स्थिति में होते हैं, जब जरूरत हुआ पानी निकाल लिए, लेकिन वो जब नहीं निकाले, अभी ही जैसे देखिए आज जब हम आप लोग बात कर रहे हैं हमारा सोन में डिस्चार्ज बढ़ा हुआ, क्योंकि वहां से जो हमारा रेहांदा बांध सागर है उधर अच्छी बारिश हुई, पानी खोल दिया। जब हमको जरूरत होती है तो हम लोग आदमी भेजते हैं, 2-2, 3-3 पदाधिकारी भेजते हैं, तब पानी छोड़ते हैं। और जब उनको ज्यादा हो जाता है, जब हम लोग के पास भी पानी की दिक्कत नहीं है, तो उधर से भेज के बाढ़ की स्थिति बढ़ा देते हैं। तो ये अगर आप नदी के नीचे भाग में बसते हैं तो ये सब मतलब स्वाभाविक रूप से कठिनाइयां आपके साथ जुड़ जाती हैं और उसको भी झेलना पड़ता है। वही हाल नेपाल से है, जो नेपाल के पश्चिम से पूर्व तक किसी इलाके में बारिश होगी तो कहीं से न कहीं से घूमते इधर
जल आता ही है। तो हम लोग उसके लिए कम से कम जो खेती या रिहायशी वाला इलाका है, कृषि योग्य अच्छी भूमि है या फिर बसावट का इलाका है, उन इलाकों को तटबंध बनाकर हम लोग सुरक्षित करते हैं। और हम लोग तटबंध बना रहे हैं हर साल, उसके अलग अलग आंकड़े हैं। कुछ पुराने तटबंध हैं, उसका भी रेजिंग स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और कुछ इलाकों में नए तटबंध भी हम लोग बना रहे हैं। उसके विवरण भी हम समझते हैं आप लोगों को जो दिया गया है उसमें अलग अलग सारी जानकारियां दी हुई हैं। और इसके अलावा भी जो हम लोग काम कर रहे हैं कि अभी आप लिंक योजना से पानी हम लोग आसानी से और प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे। उसी तरह से बागमती और बूढ़ी गंडक, जो पुराना शांति धार कहते हैं, बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने वाली शांति धार योजना का मतलब शांति धार जो पुराना धार है उसको फिर कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो दोनों नदियां भी जुड़ जाएंगी तो आवश्यकतानुसार जल का स्थानांतरण हो पाएगा। और गंडक का है, गंडक और छारी अकालीन जो नाला है वो योजना है उसी तरीके से। और शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड में बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने वाली एक योजना है। और ये सब तो योजना चल ही रही है, जिससे बाढ़ के समय में जो बहुत अधिक पानी है तो दूसरे नदी जहां पानी कम है उन नदियों में डाला जाता है। और इससे दोनों काम होता है, बाढ़ का शमन भी होता है और जहां पानी गया वहां कुछ सिंचाई का भी प्रबंध हो पाता है उससे। और इसके अलावा एक और जो काम हम लोग महत्वपूर्ण कर रहे हैं, जिसकी सामाजिक स्तर पर बहुत सराहना हुई है, कि नदी के वैसे तट जो किसी न किसी रूप में, सांस्कृतिक रूप में या ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं, उन तटों को सुरक्षित करके वहां आने जाने वाले लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी हम लोग विभाग से कर रहे हैं। उससे दोनों चीज होती है कि वह जो सांस्कृतिक स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है उसकी सुरक्षा हो जाती है और आने जाने वालों लोगों को सुविधा भी मिल जाती है। जो हम कहते हैं उधर उत्तर बिहार के होइएगा, आप लोग जाते होइएगा तो सिमरिया घाट देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसी तरह सुल्तानगंज चले जाइएगा। अभी एक और हम लोग उसमें कर रहे हैं, एक और कहाँ का है, बख्तियारपुर का है, वो भी हो रहा है। सुल्तानगंज में भी देखिएगा, सिमरिया में तो कितना हजारों लाखों लोग आते हैं और कटते कटते कभी ऊपर चला जाता था। वो नदी का किनारा और सुरक्षित था पूरा, हम लोगों ने उसको भी सुरक्षित कर दिया है और हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई गई है। सुल्तानगंज आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हर तरह का वहाँ पर महत्व है। उसके भी किनारों को सुरक्षित करके हम लोग वहाँ विकसित काम कर रहे हैं। और बाढ़ से इस सब के अलावा जो बाढ़ से भी जो हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, अभी आपको कहे हम लोग कि 73% इलाका हम लोगों का बाढ़ प्रवण है, मतलब फ्लड प्रोन है। उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग अभी तक जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड तरीका है, स्वीकार्य तरीका है, वो बांध बनाने का ही है। बाकी तो रिवर कोर्स मैनेजमेंट का या पानी के फ्लो को डिफ्लेक्ट करने का, सेंट्रलाइज करने का, वो सब तो प्रोएक्टिव तरीका है, वो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पानी जब जरूरत से अधिक हो जाता है तो प्रकृति के चुनौती के सामने तो कोई टिक नहीं पाता है। हम लोग इसी बार जैसे गंगा में इतना पानी आया, 3-4 साल से पानी कम हो रहा था, और इस बार गंगा में मीडिया के सभी साथी हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग
थोड़े थोड़े अंतराल पर अलग अलग विभागों की तरफ से जो विभाग से संबंधित जानकारियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उसको ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के कार्यक्रम से आपको भी बताते हैं और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को भी बताते हैं। आप सब जानते हैं कि जल संसाधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और वो इस मायने में है कि एक तो भारत अलग कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत जितना कृषि प्रधान देश है उससे अधिक बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि बिना सिंचाई के कृषि में उपलब्धि सोची नहीं जा सकती। तो उस मायने में खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो इस प्रदेश के या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, उसको मजबूत करने के लिए कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग पर पूरा ध्यान रखा जाता है। और हम लोगों की सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 1.5-2 दशक से काम कर रही है, इसके प्राथमिकताओं में जल संसाधन विभाग हमेशा ऊपर रहा है और जल संसाधन विभाग के कई प्रकार के कार्य होते हैं। आप सब यहाँ अनुभवी पत्रकार उपस्थित हैं, सबों को मालूम है कि कई क्षेत्र में यह विभाग काम करता है। कि वैसे मुख्य रूप से इसका सिंचाई विभाग नाम पहले हुआ करता था और आप उसी नाम से ही देखिएगा कि जैसे जैसे नाम बदला है विभाग का कार्य क्षेत्र भी बदलते जाता है। पहले सिंचाई, पहले तो उससे भी पहले नदी घाटी योजना विभाग कहलाता था, गया सिंचाई विभाग, अब उससे भी आगे जल संसाधन विभाग हो गया। तो इसके मुख्य काम या मुख्य जो सिंचाई का काम होता है, किसानों को खेती के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध कराना, और दूसरा जो खास तौर से ये पूरे देश में बिहार के साथ मैंने एक तरह से समझिए कि खास समस्या है, ये पूरे देश में और कहीं नहीं समस्या है इस तरह से या इतनी भयावहता से। जो बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ बिहार को झेलनी पड़ती है, वो चूंकि एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है और उसके कारण बहुत ही मतलब क्षति होती है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए बाढ़ प्रबंधन भी इस विभाग के मुख्य कार्यों में, और वो बिहार की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। आप सब समझते हैं कि बिहार मैंने एक तो ऐतिहासिक रूप से तो जो था सो था ही, उसकी अभी हम लोग इस विभाग के संबंध में क्या चर्चा करें, लेकिन भौगोलिक रूप से भी हम कोई बहुत भाग्यशाली प्रदेश नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ का पूरा जितना भूभाग है उसका समझिए कि 73% एरिया बाढ़ प्रवण है, मतलब फ्लड प्रोन है, कि उन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और एक बार बाढ़ आई तो समझिए कि आप पिछले समय में जो भी चाहे आधारभूत संरचना हो या फिर किसानों के फसल पैदावार हो, वो सब बाढ़ को भेंट चढ़ जाते हैं, काफी नुकसान होता है। इसलिए इस विभाग के मैंडेट में प्राथमिकता में बाढ़ प्रबंधन भी होता है और धीरे धीरे अब जब जल संसाधन हो गया है तो हमारे पास जितना जल किसी भी पूरे वर्ष के काल में जिस समय जितना जल उपलब्ध होता है उसका हम लोग जो ऑप्टिमम यूज करते हैं कि अधिक से अधिक
जो लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी देखना इस विभाग के मैंडेट में धीरे धीरे आ गया है और हम लोग उसके लिए भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग बरसात के समय से गुजर रहे हैं, सब जानते हैं कि इस समय में हम लोगों के यहाँ जल की अधिकता रहती है और अधिकता अब एब्सोल्यूट टर्म में हम अधिकता नहीं कर सकते। ये भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले समय में ये जल की अधिकता भी अब वो नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जो पहले हम लोग वाटर सरप्लस स्टेट में थे, मैंने जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के यूनिट से इकाई से मापते हैं, वो अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे घटता चला गया है। और वो अब हम लोग मतलब स्ट्रेस्ड कैटेगरी जो है, जब प्रति व्यक्ति एकदम जरूरत के मुताबिक ही जल उपलब्ध होता है, अगर जरा भी ज्यादा उसकी मतलब मिसयूज हुआ या सही ढंग से उपलब्ध पानी का हम लोगों ने प्रबंधन नहीं किया तो पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न उस मतलब ब्रैकेट में, उस श्रेणी में हम लोग चले गए। तो इसलिए अब बाढ़ के समय में भी या इस समय में भी हमको जितना जल अधिक प्राप्त हो रहा है, उस जल का संचयन कर संग्रह करके अगर हम कुछ उपयोगी कार्य में नहीं लगाएं तो ये जल हमारा बर्बाद हो जाता है और जल की जो भी उपलब्धता है उसका सही उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं चलाई और वो सब योजनाएं समझिए कि बिहार के जल संसाधन विभाग की एक तरह से फ्लैगशिप योजनाएं हो गई हैं कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इन योजनाओं का अध्ययन करते हैं। कि अभी आपने देखा होगा तो हम लोग गंगा जल आपूर्ति योजना, जो हम लोग जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जो अभी के समय में अधिक जल आता है उसको लिफ्ट करके उद्वह करके दूसरे शहरों तक, जैसे अभी हम लोग गया, बोधगया, राजगीर में पानी पहुंचा दिए। जो अभी वाटर सरप्लस है, अगर हम लोग नहीं इसको लिफ्ट करें तो सब समझिए कि गंगा नदी होते बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती है। तो इस पानी का भी हम लोग अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें, इसके लिए जो गंगा जलापूर्ति योजना है वो आज बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के लिए भी उदाहरण बन गई है और उसके माध्यम से बाकी तो पानी की मात्रा दूसरे इलाके में जा ही रही है। जहां जहां पेयजल भी संकट होता है उनके लिए भी गंगा जल उपलब्ध हो रहा है और इसके दूसरे चरण में हम लोग अन्य शहरों में भी इस योजना को पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से ये चूंकि एक सफल योजना रही है तो इसी तरह की दूसरी योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम के इलाके में सोन नदी से भी हम लोग जो सरप्लस या अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है उसको ट्रांसफर या लिफ्ट करके उन शहरों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भभुआ मोहनिया का इलाका है उसमें भी हम लोग का चूंकि दुर्गावती जलाशय, ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी हम लोगों के नीतीश सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है जो आप तब समझिएगा जब आपको ये याद कराया जाएगा कि इस योजना की बुनियाद शुरुआत बाबू जगजीवन राम के समय में आज से 40-45 साल पहले की गई थी, लेकिन हम लोगों ने पिछले समय में इसको पूरा करके जलाशय का काम और नहरों का काम भी पूरा करके इससे किसानों को भी पानी दे रहे हैं और इसके जलाशय में जो सरप्लस वाटर रहता है उससे हम लोग बाकी इलाकों में जो औरंगाबाद या वो सब अभी भभुआ मोहनिया का इलाका जो है
उन इलाकों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। जो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना भी है, ये समझिए हम लोग लगभग 2372 करोड़ रुपए की लागत से कर रहे हैं। और ये जब पूरा एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उधर मधुबनी के और दरभंगा के इलाके में जो भी पंडौल, बासोपट्टी, खजौली, इस सब इलाके में लगभग 1,87,000 हेक्टेयर एरिया में ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके अलावा हम लोग अपने कैनाल सिस्टम का इफेक्टिवनेस भी बढ़ाते हैं। एक तो दो चीज होता है, एक तो जो बेड पे गाद जमा होता है और साइड से जो क्षरण होता है, वो जो स्लाइडिंग पानी मिट्टी गिरती है तो उससे भी नहरों का नुकसान होता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग नहरों में लाइनिंग काम कराते हैं। लाइनिंग मतलब होता है कि नहर के दोनों साइड्स में हम लोग पक्का स्ट्रक्चर, मतलब ईंट का या दूसरा कोई स्ट्रक्चर लगा देते हैं जिससे इसके किनारों का क्षरण नहीं हो, और वो क्षरण होने से भी उसका सिंचन क्षमता घटती है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसके भी क्षमता को बरकरार रखने का काम करते रहते हैं कि लाइनिंग कराते हैं जिससे कि वो अपने ओरिजिनल जो जल प्रवाह का उसका ये है वो बरकरार रहे। तो वो हम लोग अलग अलग इलाके में करा रहे हैं। सारण मुख्य नहर जो गंडक सिस्टम का पार्ट है उसमें भी करा रहे हैं। और फिर सोन भी जो नहर प्रणाली है उसका जो ईस्टर्न लिंक कैनाल है उसमें भी हम लोग करा रहे हैं। और अभी फिर एक बहुत समय से लंबित योजना को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो आप सब लोग को मालूम होगा कि उधर औरंगाबाद से लेकर इस इलाके में नॉर्थ कोयल जो जलाशय योजना, उत्तर कोयल जलाशय योजना, जो पहले से अनेक कारणों से, कुछ दूसरे प्रदेश से भी आपत्तियों के कारण और दूसरा एक जो वन विभाग की भी आपत्तियों के कारण वो अटकी पड़ी थी, उसमें भी हम लोगों ने काफी उसके प्रोग्रेस किया है और उम्मीद है कि उसको भी हम लोग कर पाएंगे। और एक और जो हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वो है जो नदियों को जोड़ने की योजना। आप सब लोग सुने होंगे, हम लोग बहुत दिन से काम इस पर कर रहे हैं और यह भी बताते हुए हमको प्रसन्नता है कि नदियों के जोड़ने की योजना का निर्माण करने में पूरे देश में बिहार सबसे आगे है। हम लोग 8-9 योजना ऑलरेडी जो NWDA जो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके सामने हम लोग का प्रपोज्ड है और सब पर धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा जो कोसी मेची लिंक है उससे वो हम लोगों की काफी मतलब वो योजना काफी एडवांस स्टेज में चली गई है। आपने देखा होगा अभी जो नए बजट में जो निर्मला सीतारमण जी जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उन्होंने बिहार को अलग से कुछ योजनाओं में मदद करने की घोषणा की थी। उसमें एक ये भी था कोसी मेची लिंक। कोसी का पानी हम लोग मेची तक ले आते हैं, इसलिए पानी भी ट्रांसफर हो जाता है और सिंचाई सुविधा भी इस इलाके में जो कोसी का कैनाल सिस्टम है उसमें कैनाल के उस पार्ट में जहां पानी पहुंचने में पहले दिक्कत होती थी